अगर हम यहाँ पे बात करें प्री 1991 के मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में, मॉनेटरी पॉलिसी तो हमने देख ही लिया कि होता क्या है। एंड अगर प्री 1991 इस दौर में जो था, मॉनेटरी पॉलिसी का इम्पोर्टेंस जो था वो अलग ही था, क्योंकि उस टाइम पे जो है हमारे पास जो है कुछ कुछ पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट्स रहता था, एंड उन पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए ही हम जो है इस मॉनेटरी पॉलिसी को बनाते थे। क्योंकि उस टाइम जो था, हम उस टाइम क्या, अभी भी हमारा इंडिया जो है एक उस टाइम पे ज़्यादा डेवलपिंग स्टेट में था। उस टाइम इतना ज़्यादा कुछ फॉर्म नहीं हुआ था। हम प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये सब जो था इस दौर में जो था आया ही था। ओके, सो इस दौरान जो है बहुत ज़्यादा लिबरलाइज्ड वे में जो है हम अपनी इकोनॉमी को जो है खोल रहे थे, और हम अपनी इकोनॉमी को वर्ल्ड के साथ जोड़ रहे थे। एक ग्लोबल मार्केट की तरह हम भी जो है अपने आप को जो है एक प्रेजेंट कर रहे थे। तो उस दौरान जो है अगर हम मॉनेटरी पॉलिसी की बात करें तो वहाँ पे जो है मॉनेटरी पॉलिसी का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है फॉर मीटिंग सर्टन रिक्वायरमेंट्स। तो यहाँ पे जो मॉनेटरी पॉलिसी का किसका काम है ये सब करना, देखभाल करना, इट इज़ अवर सेंट्रल बैंक। और सेंट्रल बैंक, इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन सा है? इंडिया का सेंट्रल बैंक है आरबीआई, विच इज़ अवर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे अगर हम रिजर्व बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि रिजर्व बैंक का मेन काम होता है ये मॉनेटरी पॉलिसी को बनाना, एंड ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आरबीआई को दिया गया है वो बहुत ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई हुई है। क्योंकि आपको जो है ऑन वन हैंड आपको पूरा जो उनका पूरा का पूरा जो मार्केट में जो क्रेडिट और मनी सप्लाई है वो आपको देखना पड़ेगा। फर्स्ट जो आपको मेन चीज़ आपको देखना पड़ेगा कि यू विल हैव टू कीप इन चेक द मनी सप्लाई इन द मार्केट, और एक्सपेंशन करते रहना चाहिए क्रेडिट का। ये दोनों चीज़ को जो है आपको साइमल्टेनियसली जो है वो आपको इस दोनों को साथ साथ में लेके चलना पड़ेगा। एंड एक्सपेंशन जो है होना चाहिए डेवलपिंग, क्योंकि नेशन है तो हर जगह पे जो है क्रेडिट फैसिलिटी वगैरह प्रॉपर तरीके से अवेलेबल होना चाहिए। बट ये भी आपको देखना पड़ेगा कि ये जो मनी है, ये मनी जो है प्रॉपर सोर्सेज में जाए, प्रॉपर, यानी कि जहां पे एक्चुअल में नीड है ना वहां पे वो मनी का सप्लाई हो। ऐसा ना हो कि ये पैसा जो है कहीं और जो है इसका कुछ ना कुछ घोटाला हो रहा है, कि ये पैसा कहीं और किसी और जो है उसका जो है प्रॉपर जिस काम के लिए वो पैसा लिया गया है या फिर वो पैसा मांगा गया वो काम नहीं हो रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे जो है जो हम एंड यूज की बात करते हैं, एंड यूज ऑफ फंड, ये मॉनिटर भी करना पड़ेगा कि किसी भी तरीके से जो है स्पेक्युलेटिव पर्पस में ना जाए, हमारा जो क्रेडिट है किसी भी तरीके से अनप्रोडक्टिव जो है वहाँ पे ना चला जाए। तो मेनली ये पूरा कंट्रोलिंग का जो काम है ये सारा हमारे आरबीआई को जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है और ये काम आरबीआई को सौंपा गया है। इसलिए हम बोलते हैं कि अगर हम क्रेडिट पॉलिसी अगर हम देखें ना, हम मॉनेटरी पॉलिसी को अगर देखें या फिर हम क्रेडिट पॉलिसी को अगर हम देखें, तो हमारा क्रेडिट पॉलिसी किस टाइप का क्रेडिट पॉलिसी है? इट इज़ ऑफ कंट्रोल्ड एक्सपेंशन। आपको कंट्रोल्ड तरीके से एक्सपेंशन यहाँ पे दिखेगा, डेवलपमेंट आपको हर जगह दिखेगा। आपको दिखेगा कि मनी सप्लाई भी काफ़ी ज़्यादा है, इनफ है, क्रेडिट के जो है आउटलेट्स भी आपको काफ़ी ज़्यादा मिलेंगे, बट एवरीथिंग जो है एक कंट्रोल्ड वे में होगा। सो आरबीआई के पास जो है, आरबीआई के पास बहुत सारे मेथड्स हैं जिससे कि वो जो है जो मनी सप्लाई होता है, जो मनी का सप्लाई और जो क्रेडिट का सप्लाई है उस सबको जो है किस तरीके से कंट्रोल करता है, उसके लिए बहुत सारे उसके पास मेथड है। उसके पास जो इम्पॉर्टेंट मेथड है दैट इज़ इट्स क्वांटिटेटिव मेथड्स, जिसके अंदर की बैंक रेट पॉलिसी आता है, आपका ओपन मार्केट ऑपरेशन आता है, सीआरआर आता है, एसएलआर आता है। सीआरआर हियर स्टैंड्स फॉर कैश रिजर्व रेशियो। सीआरआर का मतलब है कैश रिजर्व रेशियो। इसका आपको डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। जो एसएलआर है इट मीन्स स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ओके, सो इस तरीके के काफ़ी सारे चीज़ें हैं, काफ़ी सारे पावर्स हैं जिसकी मदद से वो कंट्रोल करता है सप्लाई ऑफ मनी एंड क्रेडिट इन योर मार्केट।
सो अगर हम बात करें आरबीआई की एंटी इन्फ्लेशनरी पॉलिसी का, तो ये जो है यहाँ पे हमें अर्ली 50s में जो है हमें जाना पड़ेगा इसका कहानी देखने के लिए। अर्ली 50s में जो था उस टाइम जो है काफ़ी ज़्यादा कोरियन वॉर का इन्फ्लेशनरी प्रेशर वगैरह था। तो आरबीआई, अगर हम मॉनेटरी पॉलिसी की बात करें, उस टाइम पे हमारा मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो रिस्ट्रिक्टिव टाइप का था। ओके एक रिस्ट्रिक्टिव तरीके का जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो हमारा जो है चल रहा था। अगर हम बैंक रेट की बात करें तो उस दौरान जो है हमारा बैंक रेट जो है वो बढ़ा दिया गया। पहले वो 3% था और उसको बढ़ा के 3.5% कर दिया गया। और ये है बात 1951 की। ओके नवंबर 1951 में जो है हमारा बैंक रेट को बढ़ा के 3.5% जो है वो कर दिया गया था। फिर धीरे धीरे अगर हम 1956 वगैरह तक पहुंचे तो वहाँ पे आरबीआई को जो है ज़्यादा पावर दे दिया गया था कि भाई जो भी कॉमर्शियल बैंक्स है ना, जितने भी कॉमर्शियल आपके बैंक्स हैं, उन बैंक्स का आप क्या कर सकते हो, उसका जो कैश रिजर्व रेशियो है, जो सीआरआर हम बोलते हैं, उसको आप जो है सेट कर सकते हो। तो यहाँ पे एक तरीके से सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल स्कीम जो है 1956 के दौरान आपको किस तरीके का स्कीम देखने को मिलेगा, सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल स्कीम। सो यहाँ पे 50s के दौरान, अर्ली 50s के दौरान आपका रिस्ट्रिक्टिव एक मॉनेटरी पॉलिसी, मॉडरेट रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी टाइप का था। बट वो धीरे धीरे उन्होंने इसको थोड़ा सा और स्मूथ करने के लिए ऑपरेशंस को उन्होंने सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल स्कीम की तरह जो है उसको उन्होंने जो है यूज़ किया। बैंक रेट की अगर हम बात करें तो 1957 में बैंक रेट को बढ़ा के जो है वो 4% जो है वो कर दिया गया था। एंड ये धीरे धीरे जो है वो बढ़ता ही चला गया। अगर हम 1963 वगैरह की बात करें तो अगेन जो है वो धीरे धीरे करके 4.5% तक जो है वो बढ़ गया था। एंड 1964 में अगेन इसको बढ़ा के जो है कितना कर दिया गया, इसको बढ़ा के ये 5% तक जो है वो बढ़ गया था। एंड 1960 में जो है अगेन ये और बढ़ के जो है 6% तक जो है वो पहुंच गया था। अगर हम जो है बात करें एसएलआर की, तो एसएलआर इन सितंबर जो है वो अगेन जो है वो और ज़्यादा, वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया गया था। 25% तक जो है वो बढ़ा दिया गया था। 1965 की अगर हम बात करें तो 1965 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक नया स्कीम और लॉन्च किया था। इसको हम बोलते हैं क्रेडिट ऑथराइजेशन स्कीम। यहाँ पे जो है क्रेडिट ऑथराइजेशन स्कीम किस लिए था, इट वाज फॉर रेगुलेटिंग लार्ज लेंडिंग्स टू रिलेटिवली बिग बोरोवर्स। तो जो बिग बोरोवर्स होते हैं, बिग बोरोवर्स जैसे बिग ह्यूज कंपनीज होती हैं, तो ये जो है ग्रेट सम ऑफ मनी, बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ मनी ये लोग बोरो करते हैं। तो उन लोगों को जो है उनसे जो है उन लोगों को रेगुलेट करने के लिए जो है ये यहाँ पे जो है अवर क्रेडिट ऑथराइजेशन स्कीम 1965 में जो है आरबीआई इसको लेके आई। तो यहाँ तक जो था हमारा 3rd 5 ईयर प्लान जो है चल रहा था। एंड इसके बाद हमारे पास जो है 4th 5 ईयर प्लान आया, जिसमें कि अगर हम बात करें इन्फ्लेशन की, इन्फ्लेशन जो है बहुत ही ज़्यादा जो है उस टाइम हाई हो गया था। तो हमारा जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसको वेरियस मॉनेटरी कंट्रोल टेक्निक्स यूज़ करने पड़े। वो क्यों यूज़ करने पड़े, ताकि हम इस इन्फ्लेशन को जो है कंट्रोल में रख सके। एंड जो भी हमारे जो रिजर्व बैंक के अंडर कंट्रोल में जो क्वांटिटेटिव पॉलिसीज़ वगैरह हैं, क्वांटिटेटिव मेथड्स वगैरह है, उनमें से उसने अगेन यूज़ किया एसएलआर को, जहाँ पे एसएलआर को उसने जो है रेस कर दिया। पहले 26% था, फिर उसने उसको बढ़ा के 32% तक जो है वो कर दिया था। सिमिलरली सीआरआर की अगर हम बात करें तो सीआरआर भी जो है वो इंक्रीज कर दिया गया था फ्रॉम 3% टू 7%। ओके एंड इसका मेन उद्देश्य था कि भाई लिक्विडिटी जो है ताकि बना रहे। तो ऐसे सिमिलरली जो सारे रेट्स थे, अगर आप इस दौरान इस पीरियड में देखोगे, जो 4th प्लान पीरियड में, इस पीरियड में आप देखोगे कि मोस्टली ऑल द रेट्स वेयर हाइक्ड अप, सब कुछ जो है बढ़ा दिया गया था। बैंक रेट की अगर हम बात करें तो बैंक रेट भी जो है वो भी आपका जो है इंक्रीज कर दिया गया था फ्रॉम 6% टू 7%। तो इस तरीके से जो है आरबीआई की तरफ से आप देखोगे कि बहुत सारे एफर्ट लगाए गए ताकि हम जो है ये जो इन्फ्लेशन का ये जो दौर था, जो बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन का जो प्रेशर था हमारे आरबीआई के ऊपर, तो उसको हमने कंट्रोल करने के लिए जो है बहुत सारी जो है चीज़ें वहाँ पे करी थी। फर्दर अगर आप आगे देखोगे
देखोगे तो ये जो है ये काफ़ी ज़्यादा और भी जो है इंक्रीज़ करना पड़ा था हमें 1974 इस दौर में। अगर आप देखोगे तो अगेन ये बैंक रेट वगैरह जो है 6 से 7% तो कर दिया था, 7% से भी ये बढ़ा के जो है 9% तक पहुंच गया था। ये मैं अगर आपको बताऊं स्टोरी ऑफ 1974 तक यहाँ पे हम पहुंच गए थे। तो ये 6% का 7% हो गया था एंड 7% का बढ़ के वो 9% तक भी वो पहुंच गया था। अगर हम एसएलआर की ही बात करें तो वो भी जैसे 26 से 32 हो गया था, 32 से अगेन वो इंक्रीज हो के जो है 33% हो गया था। इट इज़ ऑल द डेटा ऑफ जुलाई 1974 तक का ये आपके पास जो है ये डेटा है। एंड इसी दौरान 1979 और 90 इसके बीच जो है इंडिया में बहुत सारा कुछ जो है बहुत एक क्लाइमेटिक कंडीशंस जो है इंडिया को बहुत ज़्यादा चैलेंज फेस करना पड़ा। वहाँ पे बहुत ज़्यादा बुरा वाला ड्रॉट वगैरह आ गया था, जिसके कारण ड्रॉट आने से क्या होता है आपका जो है आउटपुट की अगर हम बात करें, आउटपुट जो है एकदम फॉल डाउन हो गया था। आउटपुट एकदम 6% पे जो है आ गया था। तो इस दौर में जो है हम जो भी अगर मॉनिटरी मेजर्स वगैरह की बात करें, जितने भी हमारे पास जो भी ये कंट्रोल्स हम यूज़ करते हैं वो कंट्रोल सारे उस दौरान क्या हो गए थे, उस दौरान एकदम फेल हो चुके थे। अगेन फर्दर जो है फोर्थ के बाद फिर फिफ्थ आया। फिर अगर हम सिक्स्थ की बात करें, जो सिक्स्थ हमारा प्लान पीरियड था, सिक्स्थ प्लान पीरियड में भी अगेन फर्दर आप देखोगे कि ये जो भी मॉनिटरी मेजर्स जो अपनाए गए थे उससे जो है वो इन्फ्लेशन की अगर हम बात करें तो इन्फ्लेशन क्या कंट्रोल में आया, इन्फ्लेशन जो है कंट्रोल में आने का नाम ही नहीं ले रहा था। और अगर हम जुलाई 1981 की बात करें, अगेन जो बैंक रेट है उसको बढ़ा के जो है आपने देखा वो 7 से 9 तक कर दिया गया था, 9 से अब वो 10% तक जो है वो बढ़ा दिया गया था। सिमिलरली सीआरआर की बात करें उसको भी जो है वो जो है बढ़ा के वो एकदम जो है 6 से 9 हो गया था। एंड अगर हम एसएलआर की बात करें तो एसएलआर भी जो है उसको भी वो भी जाते जाते जो है 36% पे जो है वो पहुंच गया था। तो ये सारा जो है बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटेटिव मेथड जितने भी थे जो मॉनेटरी कंट्रोल करने के लिए चाहिए थे वो आरबीआई ने जो है उस दौरान जो है सारे के सारे अपना लिए थे। अब हम बात करेंगे पोस्ट 1991 के मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में। देखो 1991 के दौरान आपको पता ही है क्या हुआ, बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो हम प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं वो सारा आया। लिबरल बहुत सारी चीज़ें जो है लिबरल हुई उस दौरान जो है। एंड जो है हम प्राइवेट सेक्टर को जो है वहाँ पे हम ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंस उस टाइम पे देने लग गए। और अगर यहाँ पे हम मॉनेटरी पॉलिसी की बात करें तो जो मॉनेटरी पॉलिसी का जो फ्रेमवर्क है उसमें बहुत सारे चेंजेस आपको जो है इस दौरान जो है वो देखने को मिला। वो इसलिए देखने को मिला कि भाई अब जो है हमारा एम ये था कि भाई ग्रोथ, हम जो है इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये दो टर्म्स जो है हमको मिल गया था। और ये दोनों टर्म्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म्स थे। एंड हमारा मॉनेटरी पॉलिसी को भी इस तरीके का होना चाहिए था कि ये इस इकोनॉमिक ग्रोथ एज वेल एज इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी कंट्रीब्यूट करे। तो अगर हम जो है अगर हम बात करें कि मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो किस हिसाब से था, तो मेनली उसको दो काम करना था। इट वाज मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन, एक तो उसको करना था, प्लस यो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स। देखो उस टाइम पे आपको 1991 तक का पूरा कहानी आपको पता है कि हम किस तरीके से जो है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स में जो है वो ज़्यादा हम लोग फोकस कर रहे थे। तो यहाँ पे जो है आपका जो मॉनेटरी पॉलिसी भी इस तरीके से ही होना चाहिए कि जो हमने जो एम बना रखा है ना इकोनॉमिक ग्रोथ डेवलपमेंट का, उसका साइमल्टेनियसली ये चीज़ें चलनी चाहिए। सो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स जो है फाइनेंशियल सेक्टर में जो है आपको लाना जो है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। बट ओवरऑल अगर हम 1990s की बात कर देखें तो मेन उनका यही था कि भाई प्राइस को स्टेबल रखना और ग्रोथ में जो है जितना हो सके जो है वो मदद करना। एंड उस दौरान आपको पता है बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट हो गया था, क्योंकि पहले पब्लिक सेक्टर ज़्यादा थे, अब जो है हमने ओपन अप कर दिया था इकोनॉमी को फॉर आवर प्राइवेट प्लेयर्स। तो जब प्राइवेट प्लेयर्स आ गए तो उनको भी देखो क्रेडिट वगैरह की ज़रूरत होती है। तो फाइनेंशियल सेक्टर जो है हमारा इस तरीके का होना चाहिए कि हम जो है क्रेडिट दे सके टू प्राइवेट सेक्टर एट अ लो कॉस्ट। देखो लो कॉस्ट में नहीं देंगे ना तो उनके पास बहुत सारे ऑप्शन है, वो कहीं और से जाके ले लेंगे। तो हमें जो है उनको फंडिंग भी करना है, पर लो कॉस्ट फंडिंग भी होना चाहिए।
और हमें इस तरीके का एक प्रॉपर एनवायरनमेंट देना चाहिए कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म, इस चीज़ के लिए जो है, इन सब चीज़ों के लिए जो है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म होना हमारे, वो भी फाइनेंशियल सेक्टर में, वो होना बहुत ही ज़्यादा उस टाइम का वो ज़रूरी था, उस टाइम का नीड था वो। अगर हम बात करें ऑपरेटिंग प्रोसीजर ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी को, तो उस टाइम जो है हमें एक मार्केट ओरिएंटेड पॉलिसी मिक्स की जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरत था, क्योंकि मार्केट जो है बहुत ज़्यादा उस टाइम चेंज हो गया था। 1991 उस दौरान जो है आपको पता ही है, जैसे प्राइवेट प्लेयर्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा आ गए थे, तो हमको एक मार्केट ओरिएंटेड पॉलिसी मिक्स जो है और एक ओपन मार्केट ऑपरेशन जो है, ये दोनों चीज़ें, ये जो ओपन मार्केट ऑपरेशन है ये एक्चुअली इंट्रोड्यूस किया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, और इसका मेन उद्देश्य ये था, इट वाज डन इन एन अटेम्प्ट टू मूव फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी कंट्रोल। तो हमारे पास जो है काफ़ी ज़्यादा पहले हम जो मेथड्स, आपको मैंने बताया था, हम लोग क्वान्टिटेटिव मेथड्स को यूज़ करते हैं। ओके, सो आरबीआई ये जो क्वांटिटेटिव मेथड्स को यूज़ करता है, ये जो होता है ये डायरेक्ट मेथड्स होते हैं। तो हम यहाँ पे, क्योंकि हमारा जो है सिचुएशन चेंज हो गया, हमारा जो है एनवायरनमेंट जो है वो चेंज हो गया, तो हमें लगा कि भाई हमें जो है ये डायरेक्ट मेथड या फिर ये क्वांटिटेटिव मेथड के अलावा और किसी टाइप की मेथड की भी ज़रूरत है। तो यहाँ पे जो है हम जो है एक नए नए मेथड्स को लेके आए, उसमें से एक ये था ओपन मार्केट ऑपरेशन का। फिर उसी दौरान जो है नरसिम्हम कमेटी बना, नरसिम्हम। तो इस नरसिम्हम कमेटी के अंदर ही जो आपको पता ही है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने देख ही लिया हर चीज़ का, चाहे वो सीआरआर हो, चाहे एसएलआर की बात करें, चाहे हम बेस रेट की बात करें, हर चीज़ जो है वो इंक्रीज पे इंक्रीज जो होते चला जा रहा था। तो नरसिम्हम कमेटी के अंदर जो है ये सारे जो जितने भी हमारे जो रेट्स हैं वो हाई हुए थे, उसको हम जो है कम करने की हमने काफ़ी ज़्यादा कोशिश करी, एंड इसी कोशिश में ही जो एसएलआर वगैरह है उन सबको जो है वो काफ़ी जो है धीरे धीरे करके जो है वो हम लोग जो है कम लाते चले गए। जैसे जो 38.5% था उसको हम कम करके 25% पे लाए। तो ऐसे ही जो है धीरे धीरे करके जो भी अपने जो रेशियोज़ है वो रेशियोज़ को जो है हम कम करते करते जो है चले गए। उसके बाद आरबीआई ने जो है 1999 अप्रैल में जो है इंटरम लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, ये जो है ये इंट्रोड्यूस किया गया था, एंड ये आज के डेट में जो है ये एक, उसके बाद जो है लेटर इसको जो है फुल फ्लेज्ड लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी की तरह जो है वो यूज़ करते चले गए। तो लिक्विडिटी जो है अब अगर हम आरबीआई की बात करें, वो ओपन मार्केट ऑपरेशन करके जो है वो लिक्विडिटी को जो है पूरे मार्केट में जितने भी लिक्विडिटी है उसको मैनेज जो है वो इस तरीके से जो है वो करता चला जा रहा था। जो भी बैंक रेट वगैरह है, जैसे हमने रेट्स तो ऑलरेडी डिस्कस कर लिए थे कि जो रेट्स वगैरह है वो काफ़ी कम हुए। बैंक रेट की अगर हम बात करें तो 1991 में जो है वो 6% तक जो है हम कम करके लाए थे, जो कि ये बहुत ज़्यादा जो है ये 12% तक जा चुका था, बहुत हाई था। उसको जो है धीरे धीरे हम जो है करके नीचे जो है उसको ला रहे थे। और जो एसएलआर सीआरआर की वगैरह की बात करें, इसको भी जो है हम लोग जो है सब कुछ जो है कंट्रोल में जो है धीरे धीरे करते चले जा रहे थे। तो ओवरऑल अगर हम बात करें कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने बहुत ही ज़्यादा जो है इंटरेस्टिंग तरीके से जो है हमारा हिस्ट्री अगर हम देखें तो मॉनेटरी पॉलिसी का जो हिस्ट्री है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा है। और देखो उस टाइम जो है उस टाइम का हालात ही ऐसा था। अगर हम आरबीआई की बात करें तो इन्फ्लेशन से जो है वो पूरा टक्कर लेने के लिए उसने बहुत सारे जो है अपने तरफ से जो है वो कोशिशें जो है वो काफ़ी की थी। प्लस इसके अलावा अगर हम क्रेडिट की बात करें, यहाँ पे तो हमारा क्रेडिट की अगर हम बात करें, बैंक क्रेडिट जो हम बोलते हैं, तो उसमें भी जो है हमारा जो है 1990s के बाद, आपको 1991 वगैरह के बाद आपको जो है इसमें ज़्यादा जो है कटौती आपको रेट्स वगैरह में जो है आपको देखने को मिलेगा। अगेन वो यही था क्योंकि हमने अपना जो इकोनॉमी जो है प्राइवेट प्लेयर्स वगैरह के लिए जो है खोल दिया था, तो इसलिए जो है आरबीआई ही फोर्स किया आरबीआई ने कि भाई वो जो इंटरेस्ट रेट है वो सारा जो है कम होता चला जाए। इसका फ़ायदा ओवरऑल किसको मिलेगा? देखो फ़ायदा तो जिसको भी मिले, ग्रोथ होना चाहिए। हमारा जो है वो जो हमने एम बनाया था इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट का, वो हमारा बेसिक उद्देश्य तो वही है, एंड उसी को अचीव करने के लिए जो है हम ये सारा का सारा जो है काम कर रहे हैं। तो इसी के साथ जो है आपका ये जो यूनिट है, ये इकोनॉमिक पॉलिसी का हम जो यूनिट पढ़ रहे हैं, ये यूनिट यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। इसमें काफ़ी सारे हमने
टॉपिक्स कवर किए इकोनॉमिक पॉलिसी से रिलेटेड। जो हमने जितने भी टॉपिक्स कवर किए वो एक बार एक शॉर्ट में देख लेते हैं कि भाई हमने क्या क्या पढ़ा इस यूनिट में। अगर हम इकोनॉमिक पॉलिसी की बात करें तो उसमें हमने मेनली जो है इंडस्ट्रियल पॉलिसी के बारे में देखा था। इंडस्ट्रियल पॉलिसी के बाद हमने फिस्कल पॉलिसी देखा हुआ है, देन वी स्टडीड अबाउट द मॉनेटरी पॉलिसी। तो जो ये बेसिक 3 चीज़ें हैं, जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी हो गया, आपका फिस्कल पॉलिसी हो गया, मॉनेटरी पॉलिसी हो गया, ये तीनों जो है किस तरीके से जो है किस किस दौर से गुजरा। 1950s के हमने डेटा देखे, हमने 70s के डेटा देखे, 80s के डेटा देखे, एंड जो 1991 में जो सिग्निफिकेंट चीज़ हुआ था उसका डेटा भी हम लोगों ने देखा कि उसमें जो है ये पॉलिसीज़ भी जो है किस तरीके से जो है वो इवॉल्व होती चली गई, एंड उन लोगों ने कंट्रीब्यूट भी किया टुवर्ड्स आवर अल्टीमेट गेम, जो अल्टीमेट गोल जो है, जो कि था हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ और जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो हम लेके चल रहे हैं। तो इसको साथ में लेके किस तरीके से जो है ये सारे पॉलिसीज़ भी जो है वो इवॉल्व हुए। सो दैट्स इट। इसके साथ हमने ये जो यूनिट है, इस यूनिट को भी जो है वो को कवर अप कर लिया है। दैट्स इट फॉर दिस सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू रियाज क्लासेस। थैंक यू एंड बाय बाय।